नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 3 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल लगातार इतने मार खा रहा है, इतनी मिसाइलें झेल रहा है कि अब इजराइल ने जवाब दे दिया। इजराइल का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जहां पे ईरान की मिसाइलें अब आके हमले करके तबाह और बर्बाद न करें। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि अब्बास अराक्ची ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद ईरान के अंदर फूट पड़ चुकी है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। और साथ ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पता चलता है कि आज भी आधी दुनिया ईरान के इस पराक्रम के बाद डरती हुई नजर आ रही है और आधी दुनिया तो ईरान के साइड आके खड़ी है। और साथ ही इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि मोदी साहब ने पहली बार ईरान के हमले को लेकर अपना मुंह खोला है और मुंह खोल के मोदी साहब ने क्या कुछ कहा है और कहां गलती की है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस समय लेबनान की क्या सूरत हाल है, इजराइल की क्या सूरत हाल है, कतर के क्या सूरत हाल है, दोहा के क्या सूरत हाल है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही ईरान के लिए आप दुआ कर रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं कर रहे हैं तो भाड़ में जाइए, और अगर कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में वो दुआ का ताकत, दुआ का पावर मुझे दिखना चाहिए। तब तक एक एक करके दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये निकल के सामने आ रही कि ईरान ने पूरी रात इजराइल के ऊपर इतनी मिसाइलें मारी हैं कि इजराइल बुरी तरीके से दहल चुका है। सबसे पहली रिपोर्ट आप देखिए, एक जगह लगती है कीरत समोना, और ये वेस्ट फिलिस्तीन है कायदे से। कीरत समोना तो कहना गलत होगा, ये फिलिस्तीन का पिछला हिस्सा है जिसको इजराइल ने कब्जा कर लिया। और साथ ही इसी समोना के पास इजराइल का अपना न्यूक्लियर बंकर भी। और रिपोर्ट ये निकल के सामने आया कि जब इस कीरत समोना में सायरन बजे और वहां पे मिसाइलें देखी गई तो जो लोग बड़ी ही मजबूती और बड़ी ही मुस्तैदी के साथ खड़े थे वो कैसे चूहों की तरह भागते हुए नजर आए। एक बार उसका मंजर देखिए। Бля, будем здесь, малышка, хуй пойми где, блин. تعالى مع الطريق، تعالى مع الطريق، تعالى مع الطريق. ليك इसके अलावा दोस्तों तेल अवीव में इतने इम्पैक्टफुल हमले किए हैं इस समय ईरान ने कि तेल अवीव भी बुरी तरीके से दहल चुका है। पुरानी वीडियोस में आपने जो देखा था वो तो महज एक ट्रेलर था, अब तेल अवीव पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तेल अवीव में कुछ बचा ही नहीं है। तेल अवीव को खंडहर बना दिया ईरान की मिसाइलों ने। और एक बार छोटा सा मंजर देखिए कि कैसे हमला कर रहा है इस समय ईरान तेल अवीव के ऊपर। देखिए आप। इसके अलावा दोस्तों ईरान की एक मिसाइल के बारे में आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, अक्सर इस पे मीम्स भी बनते हैं, कई सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। और साथ ही जब ये मिसाइल ईरान ने लॉन्च की थी एक टाइम पे तो लोगों ने कहा यार ये कौन सी मिसाइल है, मतलब ऐसी मिसाइल हमने आज तक देखी नहीं। कई सारे लोगों ने इसका मजाक बनाते हुए कहा कि यार ये क्या शुक्राणु बम है। हमने भी बोला था, आपने भी हंसते हुए मखौल बनाते हुए कहा था कि यार ये क्या शुक्राणु बम बना दिया ईरान ने। लेकिन आज इसी शुक्राणु बम ने इजराइल को ऐसा दहलाया है कि इजराइल के अंदर के शुक्राणु सूख गए। और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप देखें कि कैसे इजराइल दहला है ईरान की मिसाइलों से, इस शुक्राणु बम से। मैं तो इसका नाम शुक्राणु बम ही रखूंगा, आप भी शुक्राणु बम ही कहें, किसी टेक्निकल नाम के चक्कर में ना फंसे। और एक बार इस मिसाइल का इम्पैक्ट देखें।
Oh my God. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये मिसाइल आती है और किस हिसाब से हिट करती है, और हिट करने के बाद इजराइल किस हिसाब से दहलता है। यानी जिस जंग की शुरुआत इन्होंने ये सोच के की थी कि भाई साहब हम लड़ाई छेड़ देंगे, लड़ाई छेड़ने के बाद आराम से चैन की सांस लेंगे, सोएंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे, दुश्मन हमारा खत्म हो जाएगा, मिडिल ईस्ट में जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा है, हमारा नापाक इरादा है, वो कामयाब हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आज वो पूरी कहानी ईरान ने पलट दी, वो पूरी सोच इनकी पलट दी। आज ये चाह रहे कि एनीहाउ जंग रुक जाए, एनीहाउ ईरान ठोकना बंद कर दे। लेकिन इसी बीच अब्बास अराची ने वो बयान दिया है जिस बयान को सुनने के बाद कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या ईरान में इस समय दो फूट हो गई है, दो टूक हो गई। चूंकि ये बयान जब मैंने सुना तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई, और आप भी जब सुनेंगे आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल अब्बास अराची ने कहा कि इस समय IRGC जो हमले कर रही है वो हमले हमारे इरादे से हो ही नहीं रहे, IRGC हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। और इवन अब्बास अराची ने यहां तक कहा कि जब ओमान पे हमला हुआ तो ओमान पे हुआ हमला हमें पसंद ही नहीं था, हम नहीं चाह रहे थे कि ओमान पे हमला हो, लेकिन इसके बावजूद भी IRGC ने हमला किया। अब इसके बारे में IRGC के बारे में अब्बास अराची ने एक लाइन और बोली। अब्बास अराची ने कहा कि जो IRGC है इसका गठन 1979 के आसपास जो खुमैनी साहब थे, खामनेई नहीं, खुमैनी साहब जो थे उन्होंने किया था, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि उनकी जड़ें उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बाराबंकी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने इसका गठन किया था, और करने के बाद सबसे ताजुब की बात यह है कि ये डायरेक्ट सरकार के अंदर में नहीं आती, ये उस सिस्टम की आर्मी है जो सिस्टम पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है, यानी सुप्रीम लीडर की आर्मी है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी सुप्रीम लीडर की थी। और अब चूंकि सुप्रीम लीडर नहीं रहे, इस वजह से IRGC को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी साफ तौर पे कहा जाए तो जो ईरान की सरकार है वो पीछे भी थोड़ा सा हटना चाहती है। बयान से तो ये बात साफ तौर पर झलकती है कि जो ईरान की सरकार है, जो पजेश्कियन की सरकार है, वो थोड़ा सा बैकफुट पे आना चाहते हैं। लेकिन IRGC ने कसम खा ली है कि भाई साहब हमारे सुप्रीम लीडर को मारा है और हम मारेंगे। और इसी बीच जो जर्नल है IRGC के, उनका बयान निकल के सामने आया कि अब हम ऑल आउट वार करेंगे। ऑल आउट का मतलब बड़ा सिंपल सा, बड़ा सुलझा सा, बड़ा एक शब्द में आपको समझाता हूं कि या तो तुम नहीं या तो हम नहीं। यानी IRGC ने साफ तौर पे कहा कि इस बार ऑल आउट वार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। موج 11 عملیات وعده صادق 4 در یک اقدام ترکیبی پردامنه و پرتراکم گروه‌های عملیات دریایی و هوافضای سپاه پاسداران علیه اهداف نظامی آمریکایی صهیونی در روز سوم تجاوزات دشمن تروریستی به میهن عزیزمان اجرا شد. مراکز اطلاعاتی و انبارهای پشتیبانی نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس مجتمع صنایع ارتباطی ارتش رژیم صهیونیستی در بئرالصبر و بیش از 20 نقطه در مناطق تل‌آویو، قدس غربی و الجلیل در سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند. فرزندان غیور نیروهای مسلح ایران با حمله इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से IRGC के कमांडर ने कहा कि हम ऑल आउट वार करेंगे। इधर अब्बास अराची का कहना है कि यार IRGC हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस बयान के कायदे से दो मायने हैं। पहला, और जो भी सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, वो मायना तो यही है कि भाई साहब IRGC को किसी की जरूरत नहीं है, IRGC को सुनने को तैयार नहीं है, और IRGC अब सरकार की बात नहीं मान रही है। लेकिन दूसरा और जो गहरा मायना है वो थोड़ा सा समझिए। एक वक्त के बाद जंग रुकेगी, एक वक्त के बाद तमाम देश टेबल पे बैठेंगे, तमाम लोग यूनाइटेड नेशन जाएंगे, फिर से वही व्यापार होगा, फिर से वही तेल का मामला होगा, फिर से वही डॉलर में डील होगी, ये चीज़ें होंगी। आज जंग है, लेकिन कल को फिर से ईरान को भी अपना माल बेचना होगा। भाई ईरान के लोग क्या मिट्टी और पानी पे जिंदा ही रहेंगे? उनको भी खाना चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा व्यापार से ही आता है। तो व्यापार जब होगा तब अमेरिका सेंसस लगाने की कोशिश करेगा कि भैया तुमने इतना सब किया था, इतनी तबाही मचा दी, 10-10 देश बर्बाद कर दिए, तो ऐसे हाल में हम तुम पे इतने सेंसस लगा रहे हैं। अब ऐसे हाल में जो ईरान की सरकार होगी एक बयान बड़ा साफ दे सकती है कि भैया हमने तो जंग के टाइम में ही बोल दिया था कि IRGC हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो खामनेई की पुलिस थी, खामनेई की आर्मी थी, वो खामनेई की बात सुनती थी, इस वजह से हमारे ऊपर सेंसस क्यों लगाए जा रहे हैं? खामनेई ने ऐसा किया। यानी एक तरह से देखा जाए तो डिप्लोमेटिक तौर पे भी ईरान सेफ खेल गया। साथ ही जो आर्मी का इस समय स्ट्रक्चर है उसमें तो कितना कमाल का ईरान खेला, बताने की जरूरत नहीं है। आप चाहे कतर उठा के देख ले, चाहे इस समय जो अलग अलग और राज्य है और देश है, चाहे आप साइप्रस उठा के देख ले, जॉर्डन उठा के देख ले, सबसे ज़्यादा तो मंजर देखना हो दुबई देख लें, सबको इन्होंने बता दिया कि भैया
गलत बिल में हाथ डाला तुम लोगों ने। खैर इसी बीच अब इजराइल ने भी अपने हमले ईरान के ऊपर तेज कर दिए हैं और तेहरान और अलग अलग ऑयल रिफाइनरी को जानबूझ के इस समय इजराइल और अमेरिका टारगेट कर रहे हैं ताकि जो ईरान की इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा डैमेज किया जा सके। और उसकी भी कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखें पहले। बहुत कुछ जो कर रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इंटेंस हमले इजराइल कर रहा, और ये जानबूझ के ऐसे हमले कर रहे क्योंकि इनको पता है कि जंग अगर लंबी खिंची तो हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं और हम अपना बचाव कर नहीं पाएंगे। ऐसे हाल में इजराइल का ये प्लान है कि हम ईरान को इतना डैमेज कर दें, इतना डैमेज कर दें कि जब ये जंग रुके तो ईरान अपने नुकसान से ही ओवरकम करने में कम से कम 10 से 15 साल लगा दे। जैसे तेल अगर ख़त्म हो गया, तेल के जो कुएं हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, गैस की जो रिफाइनरीज हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है ईरान की इकोनॉमी, ईरान का जो पूरा बजट है वो तेल और गैस के ही इर्द गिर्द घूमता है। तो ऐसे हाल में अगर उस पर अटैक हुआ तो ये बात बड़ी साफ है कि जंग भले ही ईरान जीत जाए, भले ही जीत जाए या फिर जीत चुका ही है, लेकिन अपनी आवाम को क्या खिलाएगा? ये सवाल बड़ा अहम बन जाता है तब जब आपकी आवाम कई लाख कई करोड़ हो और ऐसे हाल में आपकी आवाम के पास न खाने को खाना हो न पीने के पानी। क्योंकि आपने देखा कि पिछले ही साल जून महीने में तेहरान में अकाल पड़ा था, बाकायदा सूखा था, और ये तमाम चीज़ें आपको नहीं भूलनी चाहिए कि जंग के जोश में आप भूल जाएं। तो ऐसे हाल में ये चीज़ें भी ईरान को बचानी होगी कि कल को जब जंग रुकेगी और जंग के नुकसान से हमें ओवरकम करना होगा तो अपनी आवाम को रोटी की नगाह पे हम क्या खिलाएंगे? क्या 2 वक्त की रोटी अपनी आवाम को दे पाएंगे? ये जिम्मेदारी भी सरकार की बन जाएगी। बहरहाल इसी बीच लेबनान में गजब का वार चल रहा है, एक तरह से सिविल वार की भी स्थिति है, चूंकि हिजबुल्लाह और लेबनान की आर्मी कायदे से कहा जाए तो एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। और इसी बीच लेबनान का जो हरामी है, एक जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, रात की वीडियो मैंने उसका नाम ले भी लिया था, एक बार मैंने बता भी दिया था, उसने ऐलान किया कि अगर लेबनान की जो हिजबुल्लाह यूनिट है उसने इजराइल के ऊपर हमले किए तो फिर वो अपनी आर्मी उतार देगा, यानी अपने ही देश के लोगों को मारेगा इजराइल के कहने पे। ऐसा जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर नवाफ सलाम है, नवाफ सलाम का ये कहना है। तो जब अरबों की गद्दारी की बात हो तो नवाफ सलाम को भी दोस्तों एक बार याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। खैर इसी बीच अब आपको एक ऐसी खबर बताता हूँ जिसको सुनने के बाद आपके कलेजे पे सांप लौट जाएगा। मोदी साहब कौन सी डिप्लोमेसी निभा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, भाई साहब मेरे समझ के परे। चूंकि मोदी ने वो काम किए जिस काम का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। सबसे पहले इजराइल के दौरे पे गए, इसके बाद अमेरिका से इन्होंने ट्रेड डील साइन कर ली, रशिया से तेल लेना छोड़ दिया, चलो ठीक है। इसके बाद जब ईरान ने हमला किया, और सबसे पहले तो इजराइल ने हमला किया, खामनेई को शहीद किया, तब मोदी साहब एकदम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, एक शब्द नहीं। चलो खामनेई के बारे में तुम ना बोलो, मान लिया कि खामनेई के बारे में तुम नहीं बोल सकते, मत बोलो। लेकिन ईरान के अंदर जो 65 मासूम बच्चे मारे गए थे, जो बच्चियां मारी गई थी, क्या तुम उसके लिए भी कंडेम नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। चलो तुमने नहीं किया, यह भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद जब ईरान ने दुबई को ठोका तब मोदी साहब दुबई के ऊपर इस हमले की निंदा करते हैं, भाई साहब निंदा करते हैं और कहते हैं कि दुबई पे जो हमला हुआ ये सही नहीं है, गलत है। अब सुनिए आप, ईरान के अंदर एक अस्पताल था जिसका नाम था गांधी अस्पताल। गांधी कहाँ के हैं? कौन है गांधी? क्या ईरान के? नहीं। गांधी अस्पताल पे बाकायदा हमला किया इजराइल ने और उस अस्पताल को तबाह और बर्बाद कर दिया। उसमें जो पेशेंट थे, जो मासूम थे, सब मारे गए। और उस गांधी अस्पताल का छोटा सा वीडियो, छोटा सा मंजर देखिए आप। क्या ना
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि गांधी अस्पताल, जो कि भारत के राष्ट्रपिता गांधी के नाम पे रखा गया था, उसको तबाह किया इजराइल ने, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी साहब ने चू नहीं की। चलो तुम ना बोलते तो तुम दुबई के लिए क्यों खड़े हो गए, यह बड़ा सवाल है। चलिए इसको भी आप हटा दीजिए। अयोध्या के एक पंडित हैं, अपने आप को जगत गुरु बताते हैं, इन्होंने बकायदा बेंजामिन नेतन्याहू के लिए पूजा की है, और वो वीडियो देखें आप। शान्तिरोखतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसे ततो न अभयं कुरुषन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के माथे पे तिलक लगा के पूजा की जा रही है। क्यों? कोई रीजन नहीं है, बस मुसलमानों को मारा जा रहा है, इस वजह से दिल में जो नफरत की आग है वो ठंडी पड़ रही है। यही वो लोग हैं जो कभी ट्रंप की पूजा करते थे, ट्रंप के लिए हवन यज्ञ करते थे, और वही ट्रंप भारत को ऐसा चांपा है, ऐसा रेला है, क्या कहा जाए। टैरिफ लगाया, भारतीयों को पकड़ के बोइंग प्लेन में डाल के भारत की जमीन पे फेंका, डांटा, फटकारा, सब कुछ किया, लेकिन पूजा की, और अब नेतन्याहू को नया बाप बना लिया। और सुनिए दोस्तों, बजरंग दल ने तो खामनेई के मरने पे मिठाई बांटी थी, और ये कहते हैं कि बांग्लादेश में जब हिंदू मारा गया तो भारत के मुसलमान चुप क्यों थे। जब तुम ऐसी नफरत दिखाओगे तो कौन बोलेगा। मेरे भी दिल में एक कसक थी, मैं सच बताऊं, आज मेरे दिल में एक कसक थी कि मेरे जब हिंदू भाई बांग्लादेश में मारे गए तो भारत के मुसलमान खामोश थे, लेकिन आज यहाँ के ऐसे लोगों का चेहरा और ऐसे लोग की करतूत देखने के बाद मैं ये सवाल आपसे पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि कमी तो मुझे अपने में नजर आ रही है। तो ये सवाल मैं आपसे कैसे पूछूं कि भैया क्यों खामोश थे, जब अपने वाले को जश्न मनाते देख रहा हूं। तो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन नहीं बोल सकता, वजह आपको पता है। खैर, ये तो चलता रहेगा, लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान दोस्तों निकल के सामने आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि ये जंग हमने ईरान को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म करने के लिए किया, और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी आर्मी भी उतारेंगे। Let me provide a brief update on Operation Epic Fury. Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Following our obliteration of Iran's nuclear program in Operation Midnight Hammer a short while ago, we warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones that we so powerfully blew up. But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. The purpose of this fast-growing missile program was to shield their nuclear weapon development and make it extraordinarily difficult for anyone to stop them from making these highly forbidden by us nuclear weapons. We were the ones that were complaining. We were the ones that wanted it stopped, but everybody was behind us. They just didn't have the courage to say so. यानी साफ तौर पे अगर मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊं तो ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का प्लान ही यही था कि एनी हाउ ईरान को इतना हमला कर दो, ईरान को इतना मार दो, इतना डिस्टर्ब कर दो कि ईरान कई साल पीछे चला जाए, कई साल पीछे। चूँकि इनका प्लान था कि जंग में उलझाओ सबको, अरबों को उलझाओ, ईरान को उलझाओ, और उलझाने के बाद इतना पहले तो परख लो कि कितनी ताकत है। परखने में तो उनकी फट गई, चूंकि ताकत तो बहुत ज़्यादा है। अब ये चाह रहे हैं कि एनी हाउ ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो ख़त्म हो, और जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे हमला किया जाए। लेकिन ईरान ने भी कोई कच्ची गोटियाँ नहीं खेली है। ईरान ने अपने ज़मीन के इतने अंदर मतलब 10 मीटर 20 मीटर नहीं, कम से कम 200 मीटर अंदर शायद ड्रोन की एक ऐसी फैक्ट्री लगा रखी है कि वहाँ से इतने ड्रोन निकल रहे हैं कि शायद
इनकी नस्लों की नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो ड्रोन नहीं खत्म होंगे। और यही वजह है कि इस समय इजराइल टेंशन में है। इजराइल टेंशन में है दोस्तों, वजह बड़ी साफ है, क्योंकि इजराइल को एक बात पता है कि हम ले जाएंगे। खैर, इसी बीच ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेमर का एक ऐसा बयान आया है जिस बयान को सुनने के बाद पता चल रहा है कि हाँ, ईरान ने मारा बड़ा बढ़िया है। दरअसल ब्रिटेन के एयरबेस पे जब हमला किया गया था तो ये कयास लगाया गया कि अब तो ब्रिटेन भी आएगा, लेकिन स्ट्रेमर भाई साहब कैमरे के सामने आते हैं और आने के बाद ये कहते हैं कि यार हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जो हमने इराक के खिलाफ की थी, कोई भी ऐसी गलती नहीं, ना ही ईरान के खिलाफ हम कोई मिलिट्री एक्शन लेंगे, ईरान के ऊपर हमें कंकड़ भी नहीं मारेंगे, ईरान ने भले हमारे बेस को उड़ा दिया, हम नहीं कर पाएंगे। क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने। I want to be very clear. We all remember the mistakes of Iraq, and we have learned those lessons. We were not involved in the initial strikes on Iran, and we will not join offensive action now. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेमर ने यह बयान साफ तौर पे दे दिया कि बाबू हम कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि हम करेंगे जितना उससे ज़्यादा भर देंगे, ईरान हमको भर देगा, मिसाइलें हमारे अंदर भर जाएंगी, और ईरान की मिसाइलों का यार हमारे पास कोई तोड़ नहीं है, और अगर तोड़ ही होता तो पहले हम अपना एयरबेस बचा लेते। यानी घुमा फिरा के बात वही है कि हम नहीं जीत पाएंगे, इस वजह से हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसी बीच फ्रांस ने एक बड़ा कदम उठाया है, और ये कदम बड़ा भयानक होगा, बड़ा विनाशकारी होगा। फ्रांस ने साफ तौर पर ऐलान किया कि अब हम अपने न्यूक्लियर को बिना किसी काउंट के प्रोड्यूस करेंगे। यानी लगातार फ्रांस न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात कर रहा है, क्योंकि फ्रांस कहीं ना कहीं इस जंग को विश्व युद्ध की तरफ लेके जाना चाहता है, और साथ ही ये फ्रांस मान भी रहा है कि शायद बहुत जल्द विश्व युद्ध हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन बन रही है, जिस हिसाब से ग्रीस उतर रहा है, जिस हिसाब से ब्रिटेन उतर रहा है, जिस हिसाब से फ्रांस उतर रहा है, धीरे धीरे ये लड़ाई एक्सलेट होगी। देखा जाए तो 12 देशों के बीच ये लड़ाई चल रही है, 8-9 अरब देश हैं, इसके अलावा ईरान एक है, इसके अलावा इजराइल भी है, इसके अलावा अमेरिका भी है, तो 8-9 देशों के बीच तो जंग ऑलरेडी चल ही रही है। और ऐसे हाल में फ्रांस का आना, साथ ही जो ब्रिटेन है उसका आना, साथ ही जो ग्रीस है उसका आना, इवन चाइना भी थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट कर दे, रशिया भी कर दे, तो ऐसे हाल में फिर धीरे धीरे वर्ल्ड वार ही है। अब कुछ बचा थोड़ी ना है, वर्ल्ड वार ही है। चूंकि इधर ईरान का ये कहना कि बाबू ऑल आउट, मतलब ऑल आउट वार। इजराइल कह रहा है कि यार अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो 5 साल बाद हमको तो खत्म कर देंगे। अमेरिका का क्या है, वो तो बेवकूफ है। इजराइल ने ऐसा ब्लैकमेल किया है कि जो इजराइल बोलेगा करना पड़ेगा। खैर, आने वाले कुछ घंटों में जो खबरें आएंगी वो बहुत ज़्यादा अहम होंगी। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।